नाज़रीन आदाब, मुनसिफ टीवी में आपका खैर मक़दम है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और आप देख रहे हैं मुनसिफ टीवी की खास पेशकश तेलंगाना SIR अवेयरनेस प्रोग्राम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं तेलंगाना में SIR मुहिम जारी है और हर गुजरते दिन के साथ आवाम को नए नए तजुर्बे हो रहे हैं और कुछ मसाइल से भी आवाम को गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में मुनसिफ टीवी ने SIR मुहिम के साथ ही आवाम में शऊर बेदार करने और उन्हें सही जानकारी फराहम करने का बीड़ा उठाया है और SIR को लेकर हर अपडेट आप तक पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी जो अपडेट आया है वो ऑनलाइन एनुमरेशन दाखिल करने वाले वोटर्स को अब BLO के पास फॉर्म जमा कराना है या नहीं, और ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने वालों के लिए क्या करना चाहिए और ख़ासकर NRIs के लिए भी क्या कवायद हैं, उन्हें क्या कुछ करना चाहिए, इस बारे में मालूमात फराहम करेंगे। इसके लिए हमारे साथ एक बार फिर स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्यूमेंटेशन के एक्सपर्ट और माहिर कानून जनाब मोहम्मद अब्दुल मोईद साहब। मोईद साहब, इस सिलसिले में आपका एक बार फिर बहुत बहुत इस्तकबाल है। लोग सवाल भी करेंगे, उसके जवाब भी हम इंशाल्लाह देंगे। तो आगे बढ़ते हैं इस कार्रवाई को। जैसा कि मैंने आपको बताया मोईद साहब, लगातार मुनसिफ टीवी के साथ आप लोगों की जानकारी, आपके अवेयरनेस के लिए, क्योंकि इस चीज़ को लेकर एक जो है लोगों में उलझन पैदा की जा रही है। शुरुआत में जिस तरह का खौफ था वो किसी हद तक मुनसिफ टीवी के इस अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद और सवाल व जवाब के बाद किसी हद तक बेहतर हुआ है। लोग अब हमारे मुनसिफ ऑफिस पर फ़ोन कर कर मालूमात हासिल कर रहे हैं और इस तरह के प्रोग्राम की ख्वाहिश भी की जा रही थी। तो एक बार फिर मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ मोईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी डिमांड है, लोग आपको एक बार फिर सुनना और देखना चाहते हैं। तो नाज़रीन, आप भी हमारे इस अवेयरनेस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। इसके लिए हमारे फ़ोन नंबर पर अभी कॉल करें और डायल करें 04066666652 और आपके भी सवाल और मसाइल जो भी हों आप पूछ सकते हैं। आपके जवाब मुतमईन तरीके से देने के लिए मोईद साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। मोईद साहब, जिस तरह से ऑनलाइन को लेकर आपने लास्ट टाइम मुनसिफ टीवी के नाज़रीन को बताया था कि किस तरह से ऑनलाइन करना है और ऑफलाइन करना है, ऑनलाइन को लेकर अभी जो अपडेट आया कि BLO के पास जमा कराएं ना कराएं, ये सवाल लगातार हमारे ऑफिस में भी आ रहे हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कल CEO तेलंगाना की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया और इसमें हर ERO और BLO को ये ताकीद की गई कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद जो काफ़ी ये BLO की इंसिस्ट कर रहे थे कि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने के बाद भी जो मैनुअल एनुमरेशन फॉर्म है वो लाकर BLO को दिया जाए। तो इस पर एक अहम सर्कुलर जारी किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ तेलंगाना की तरफ से और ये ताकीद की गई कि एक बार अगर ऑनलाइन फॉर्म फिलअप हो गया तो BLO इंसिस्ट नहीं कर सकता वो फिर से एक बार फिज़िकल फॉर्म के लिए। तो अभी हर कोई सिटीज़न जिन्होंने भी ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है वो फिर से एक बार BLO के पास जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म फिलअप जैसा हो गया ऑलरेडी एक इंटीमेशन BLO के ऐप में चला जाता है। तो अभी फ़िज़िकल फॉर्म फिर से देने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। वो सर्कुलर कल 6 तारीख को CEO तेलंगाना की तरफ से दिया गया है। जी, लेकिन मोईद साहब, वोटर्स को कैसे यकीन हो जाए कि अब BLO के पास नहीं जाना? ये आपने कहा कि जाने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कंफर्मेशन कैसे हो जाएगी, इत्मीनान कैसे होगा कि मेरा फॉर्म जमा हो चुका है? जी देखिए, ऑनलाइन फॉर्म पूरा कंप्लीट लास्ट में सबमिट करने के बाद आपके पास एक एक्नॉलेजमेंट होता है। यही एक्नॉलेजमेंट एक प्रूफ है कि ऑलरेडी आपने जो एनुमरेशन फॉर्म फिलअप किया है वो CEO तेलंगाना तक वो चला गया। तो जो आपके पास एक्नॉलेजमेंट है वो एक्नॉलेजमेंट आप लोग संभाल कर रखिए, क्योंकि वही एक स्ट्रॉन्ग प्रूफ है आपका कि आपने एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर दिया है, सबमिट किया है। सबमिट किया है। जी बिल्कुल। और जिन लोगों ने अभी ऑनलाइन भी कर दिया है और ऑफलाइन भी कर दिया है जी, उनके लिए कोई एक्चुअली देखिए प्रोसेस क्या है जी। अब फॉर एग्जांपल मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप किया है, फॉर्म फिलअप करने के बाद वो एक्नॉलेजमेंट और फिर से मैंने ये मैनुअल भी फॉर्म फिलअप किया है। फॉर्म फिलअप कर मैं BLO के पास जा रहा हूँ और फिर से सबमिट कर रहा हूँ। एक्चुअली प्रोसेस ये है BLO और सिटीज़न के बीच में कि अगर एक मैंने मैनुअल फॉर्म फिलअप किया है वो BLO को सबमिट कर रहा हूँ तो BLO फिर से वो पर्टिकुलर फॉर्म जो मैंने फिलअप किया है उसको फिर अपने ऐप में री एंट्री करना है। जो ऊपर जो एनुमरेशन फॉर्म पे जो अपने को एक बारकोड देखा जा रहा है वो उससे खाली जो एग्जिस्टिंग अपना वोटर ID कार्ड में जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन जो हम कॉलम A, कॉलम B और कॉलम C में जो एंट्री कर रहे हैं वो फिर से BLO को री एंट्री करना है।
ओके लेकिन ऑलरेडी जैसा मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिलअप कर दिया है तो बीएलओ के ऐप में वो रिफ्लेक्ट होगा। वो रिफ्लेक्ट होने से खाली वहाँ पर एक क्लिक बटन करने से जितना भी मैंने ऑनलाइन फॉर्म एंट्री किया है वो सारा डिटेल्स बीएलओ के ऐप में आ जा रहा है और उसको बीएलओ वेरीफाई करना है। तो एक बार मैं मैनुअल भी अगर सबमिट कर दिया जी ओके तो उसका कुछ ज़्यादा इश्यू नहीं रहेगा ओके क्योंकि मैंने ये ऑलरेडी ऑनलाइन फॉर्म इस तरह से दो प्रूफ हो जाएंगे, एक बीएलओ की तरफ से आपको मिल गया है, एक वो ऑनलाइन वाली रिसिप्ट भी आपको मिल गई। जी बिल्कुल जी। दूसरी चीज़ है, ऑनलाइन जब सबमिट कर रहे थे कुछ लोगों का ये भी कहना था कि एक पेज ओपन हो रहा है ऑनलाइन के लिए जी, उसमें एपिक नंबर आप डालते हैं जी, तो उसमें एक डेफिनेशन ये चीज़ें दी जा रही कि ये आप देख लीजिए पर्टिकुलर आपके सही हैं और उसमें एक मोबाइल नंबर नीचे आ रहा है, उसमें एंट्री करना है और उसको सेंड कर देना है। बिल्कुल। तो क्या तरीका क्या है? देखिए एक्चुअली 2002 की डिटेल भरनी है उसका। देखिए ऑनलाइन प्रोसेस एग्जैक्टली कैसा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनलाइन प्रोसेस ऑनलाइन करने के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक सबसे पहली चीज़ आपका वोटर आईडी कार्ड एक मोबाइल नंबर से लिंक होना है और सेकंड आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड भी मोबाइल नंबर से लिंक होना बेहद ज़रूरी है। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो वोटर आईडी कार्ड में नाम है वो आधार कार्ड के नाम से एग्जैक्टली मैच होना है। अगर एक स्पेस का भी डिफरेंस है तो आप ऑनलाइन फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। अच्छा। तो ये प्रोसेस देखिए, जैसा आप दो वेबसाइट के थ्रू जा सकते हो। एक सीईओ तेलंगाना की वेबसाइट से आप एंट्री कर सकते हो और एक ECI.net की वेबसाइट से आप URL एंट्री करने के बाद आप एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जैसा आप फिल एनुमरेशन फॉर्म 2026 बल्कि क्लिक करेंगे, सबसे पहले आपको ये मोबाइल नंबर रजिस्टर करना है। वो मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप अंदर उसके एनुमरेशन फॉर्म के अंदर जाएंगे, वहाँ पर आपको वोटर आईडी कार्ड का नंबर एंटर करना है जी। जैसा वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करेंगे आपका जो करंट रिकॉर्ड है, करंट रिकॉर्ड सब कुछ आपका वो डिस्प्ले होगा। अच्छा। तो एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो इन्फॉर्मेशन आपका है या नहीं है। एक बार आपका इन्फॉर्मेशन है, फिर आपको नीचे आपको मोबाइल नंबर एंटर करना है। वो कौन सा मोबाइल नंबर है? वो मोबाइल नंबर जो वोटर आईडी कार्ड से लिंक है वो मोबाइल नंबर आपको एंट्री करना है। अच्छा। अगर मोबाइल नंबर अगर आपका वोटर आईडी कार्ड से अगर लिंक नहीं है तो आपको फॉर्म 8 में जाना है। फॉर्म 8 में जाकर इंस्टेंट आपको ये मोबाइल नंबर लिंक कर सकते हो। ओके, तो एक बार मोबाइल नंबर और वोटर आईडी कार्ड लिंक हो गया, लिंक होने के बाद आपको आपके मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP जाने के बाद आपको फिर नीचे के कॉलम में आना है। उसमें आपको 3 ऑप्शन बटन्स है। सबसे पहला ये है कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में है या नहीं। ओके, सेकंड वाला है कि आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स का नाम लिस्ट में है या नहीं है। और थर्ड वाला है नन ऑफ द अबव। तो अगर आपका 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो आपको फर्स्ट ऑप्शन बटन पे क्लिक करना है। फर्स्ट ऑप्शन बटन पे क्लिक जैसा कर देंगे आपको नीचे एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा। उसमें आपको स्टेट सेलेक्ट करना है कि 2002 की लिस्ट में आप अगर आपका नाम है तो कौन से स्टेट में है, कौन से असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, कौन सा पार्ट नंबर और कौन सा सीरियल नंबर है आपको वो एंट्री करना है। फॉर एग्जांपल अगर मैं पहले कहीं यहाँ पर चंद्रायन गुट्टे में था तो मैं तेलंगाना स्टेट सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद सेलेक्ट करूंगा। उसके बाद नीचे यहाँ पर चंद्रायन गुट्टे का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर वो एंटर करूंगा। उसके बाद नीचे पार्ट नंबर एंटर करूंगा। जैसा ये 4 फील्ड एंटर किया मैंने, उसके बाद सर्च बटन पे क्लिक कीजिए तो वो जो रिकॉर्ड 2002 का है वो नीचे रिफ्लेक्ट होगा। अच्छा। ओके, उसमें क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए कि वो नीचे जो रिफ्लेक्ट हो रहा है आपका है या नहीं है। हाँ, हाँ। एक बार अगर आपका है तो आप फिर नीचे जाकर आपको आपका डेट ऑफ बर्थ एंट्री करना है। आपको आपका आधार कार्ड नंबर, वो एक ऑप्शनल चॉइस है, वो एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आपका वालिद का नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपके वालिद का अगर वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो एंट्री कीजिए, नहीं तो नहीं, ये भी ऑप्शनल है। आपके वालदा का मोबाइल नंबर, वालदा का वोटर आईडी कार्ड नंबर, फिर आपका वालदा का नाम, आपके एहलिया का नाम और एहलिया का वोटर आईडी कार्ड नंबर। ये जो वोटर आईडी कार्ड नंबर है एहलिया, वालिद और वालदा का, वो एक ऑप्शनल है। अच्छा, ये जो नंबर है एपिक नंबर, ये 2002 के ही डालने हैं? नहीं, ये जो नीचे का नहीं, जो नीचे का कॉलम है वो करंट डेटा देना है आपको। जो नीचे का कॉलम है करंट डेटा देना है। उसके बाद अब ये सारे फिलअप करने के बाद आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपको आधार ऑथेंटिकेशन साइट पे ले जाया जाएगा। वहाँ पर आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर जैसा एंट्री करेंगे आप, आधार जो मोबाइल नंबर से लिंक है उस पर एक OTP जाएगा।
अच्छा, तो वो ओटीपी एंटर करना है। ओटीपी एंटर करने के बाद आप जब फाइनल सबमिशन करेंगे तब आपको एक्नॉलेजमेंट रिसीट आएगी। वो एक्नॉलेजमेंट रिसीट आप आपके पास रख सकते हैं। जी बिल्कुल। ये तो वो लोगों के लिए है जिनका पहले से नंबर अपडेट किया हुआ हो वोटर लिस्ट में। बिल्कुल। अब जिनका नहीं है वो अभी चूंकि ऑनलाइन शुरू हो गया, लोगों को थोड़ी राहत भी हो गई एक तरह से ऑनलाइन सबमिट करने के लिए, बीएलओ तलाश करने की अब जरूरत नहीं है आपको। जी बिल्कुल। तो ऐसे में जिनका अपडेट नहीं है नंबर वोटर आईडी के साथ, वो क्या अभी अपडेट कर सकते हैं? फिर उसका प्रोसेस क्या है? देखिए, अभी ये एक इंस्टेंट सर्विस है जी कि आप अगर आपका वोटर आईडी कार्ड अगर मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो यहाँ पर सीईओ तेलंगाना की वेबसाइट पे जा सकते हो आप, या ईसीआई नेट की वेबसाइट पे जा सकते हो और फॉर्म 8 फिलअप करना है। अच्छा। ओके, फॉर्म 8 में खाली आपका वोटर आईडी कार्ड नंबर एंटर करना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको आपका ये मोबाइल नंबर कॉलम पे क्लिक करना है और आपको नया मोबाइल नंबर एंट्री करना है जिसे आप लिंक करना चाहते हो। जी। उसके बाद एक ओटीपी आएगा आपको, वन टाइम पासवर्ड आने के बाद फिर आपको आधार ऑथेंटिकेशन साइट पे ले जाएगा। ले जाने के बाद आपको आधार नंबर एंट्री करना है और आधार पे जो ओटीपी आएगा उस पर सबमिट करना है। जी। तो वो इंस्टेंट विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ ए मिनट और 2 वो आपका वोटर आईडी कार्ड करंट जो मोबाइल नंबर आपने दिया उससे लिंक हो जाएगा। तो आप फिर आप ये वेबसाइट पे जा सकते हो, जाकर आप काम कर सकते हो। तो ये फॉर्म 8 सिर्फ नंबर अपडेट करने के लिए इंस्टेंट है, नहीं, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं कर सकते? जी, खाली ये फॉर्म 8 एक्चुअली आपके मोबाइल आपके वोटर आईडी कार्ड में कुछ भी अगर करेक्शन करना है तो फॉर्म 8 की जरूरत है। लेकिन ये फॉर्म 8 में जो मोबाइल नंबर है वो एक इंस्टेंट सर्विस है। अच्छा। ओके, बाकी के अगर आप नेम चेंज कर रहे हो, आप रिलेटिव नेम चेंज कर रहे हो, ओके, आपका डेट ऑफ बर्थ वो चेंज कर रहे हो, तो ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। ये एक्चुअली हम एंटर करके सबमिट करने के बाद ये जो डेटा हमने सबमिट किया है वो बीएलओ के पास जाएगा, बीएलओ वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद आपको फिर एक 15-20 दिन या एक महीने का टाइम लगेगा, उसके बाद आपको अपडेट होकर मिलेगा। अब इसमें दो चीज़ें, आपने कहा नंबर अपडेट करने के लिए इंस्टेंट सर्विस है। जी बिल्कुल। अगर मैं दो चीज़ें रख दूं उसमें कि मेरा नंबर भी अपडेट हो जाए और मेरे कुछ करेक्शंस हैं वो हो जाएं, जी, तो क्या वो जो करेक्शंस है अदर जैसे एज का अपडेट करना हो या नेम में करेक्शन करना हो, उस वजह से मेरा नंबर अपडेट होना है वो रुक तो नहीं जाएगा? नहीं, बिल्कुल। या ये इंस्टेंट हो जाएगा, वो उसके लिए टाइम लगेगा? नहीं, वैसा नहीं है। अगर आप दो एक साथ आप वो करेंगे तो आपको टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अच्छा। अगर आपको बस मोबाइल नंबर एक अपडेट करना है तो वो इंस्टेंट है। अगर आप मोबाइल नंबर और अगर डेट ऑफ बर्थ अगर दो एक साथ डालेंगे आप तो वो एक 15 से 20 दिन का टाइम नंबर अपडेट वाला मामला भी रुक जाएगा। जी बिल्कुल। तो अभी ऑनलाइन भरने के लिए मुझे साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि ऑनलाइन करने के लिए फॉर्म भरने के लिए सिर्फ नंबर को अपडेट कर लीजिए फिलहाल, ठीक है ना मुझे साहब? बिल्कुल। नंबर अपडेट कर लें ताकि आप ऑनलाइन इन्यूमरेशन फॉर्म को भर सकते हैं। जी, तो इस तरह से ये चीज़ है। और दूसरी चीज़ और अदर करेक्शंस हैं वो आप बाद में करा सकते हैं जब अपडेट लिस्ट आ जाएगी। तो अभी कई लोग का ये क्वेश्चन भी है जो मैं एन्यूमरेशन फॉर्म में 3rd कॉलम की बात कर रहा हूँ, जहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ और आपका आधार नंबर और फादर नेम, मदर नेम और आपका एरिया का नाम जहाँ पर टाइप कर रहे हो कि कौन सा नाम टाइप करना है। हाँ। ओके, क्योंकि पुराने जो वोटर आईडी कार्ड में वहाँ पर गलत नाम है। ओके, अभी भी यहाँ पर भी जो 3rd कॉलम में गलत नाम एंटर करना है या नहीं है। तो ओके, मैं ये बता रहा हूँ कि अभी जो करेक्ट नाम है आपके पास, आप लोग वो पर्टिकुलर नेम एंटर कीजिए। अगर वालिद साहब का नाम 3rd कॉलम में जो करेक्ट नेम्स है वो एंटर कीजिए। अगर आपके वोटर आईडी कार्ड में, करंट वोटर आईडी कार्ड में भी अगर वालिद साहब का नाम या वालदा का नाम या आपके हस्बैंड का नाम अगर गलत है तो अभी करेक्ट एंट्री कीजिए, करेक्ट एंटर करके सबमिट कीजिए। लेकिन उसके साथ साथ फॉर्म 8 का भी एक फॉर्म सबमिट कीजिए। फॉर एग्जांपल, अब मेरे वोटर आईडी कार्ड में मेरे वालिद साहब का नाम गलत है तो अभी मैं 3rd कॉलम में मैं अभी सही नाम लिखूंगा, सही नाम लिखकर मैं सबमिट कर दूंगा। लेकिन जब सबमिट करने के बाद फॉर्म 8 में जाऊंगा और मेरे वालिद साहब का नाम वहां पर करेक्शन कर ये फॉर्म 8 की जो कॉपी होगी वो भी मैं बीएलओ को सबमिट करूंगा। उससे ये नतीजा उसका ये होगा, जब मेरी फाइनल लिस्ट आएगी अक्टूबर 1 को, मेरे वालिद साहब का जो नाम अभी करेक्ट नहीं है वो फाइनल लिस्ट में वो करेक्शन होकर आ जाएगा। तो पहले साथ दो काम कर सकते हैं। ऑनलाइन इन्यूमरेशन आप भर लें, फिर उसके बाद फॉर्म 8 जिसमें करेक्शन करके उसको भी फिलअप करके सबमिट कर लें, ऑनलाइन सबमिट बिल्कुल, और उसकी रिसिप्ट साथ में बीएलओ को दे दें। बीएलओ को देना। लेकिन ये फिर से क्लियर कर दूं, जब इन्यूमरेशन फॉर्म ऑनलाइन भर रहे हो आप तो जो 3rd कॉलम है, 3rd कॉलम में आप करंट इन्फॉर्मेशन भरिए, जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इन्फॉर्मेशन भरिए। वो इन्फॉर्मेशन भरकर उसके बाद
फॉर्म 8 फिलअप कीजिए, उसके साथ फॉर्म 8 भी सबमिट आप BLO कर सकते हो। बिल्कुल, नीचे वाले खाने में जो बड़ा खाना है उसमें आपको बॉक्स है, उसमें पूरी करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप भरिए, उसमें कोई गलती ना हो, क्योंकि फॉर्म 8 में भी फिर आपको करेक्शन करवाने हैं। चलिए कॉलर लाइन पर है, देखते हैं कौन है। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कौन कहाँ से और क्या सवाल है? जी मैं टोली चुकी से बात कर रही हूँ सर। मेरा सवाल ये था जी कि जो हर एन्यूमरेशन फॉर्म जो है वो ऑलरेडी तेलंगाना के नाम से फिल हो चुका है, चाहे वो ऑनलाइन सबमिट हो या फिर मैन्युअली हो। तो रिसेंटली मैं एक न्यूज देखी, असद साहब बोल रहे कि आप उसमें आंध्र प्रदेश का नाम लिखे बोल के बता रहे थे। ठीक ठीक, तो अब फिर क्या हम लोग फिर से एन्यूमरेशन फॉर्म्स फिर से ला के फिर फिल करना है क्या सर? बताते हैं आपको। जी मोहित साहब, क्या देखिए, ये एक्चुअली एक डिबेटेबल टॉपिक बिल्कुल नहीं है कि आपको आंध्र प्रदेश लिखना है या तेलंगाना लिखना है। जब 2002 में ये कंबाइंड आंध्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है, तो देखिए एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट कैसा है इसका कि आपको असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, आपको पार्ट नंबर और सीरियल नंबर से ही पूरा डेटा फेच होगा। अगर मैं यहाँ पर आंध्र प्रदेश लिखूं या तेलंगाना लिखूं, इसमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर है वो एक यूनिक नंबर होता था वो तेलंगाना में, सॉरी कंबाइंड आंध्र प्रदेश में। तो अभी जो डेटा जो फेच हो रहा है असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर, पार्ट नंबर और सीरियल नंबर से वो डेटा फेच होगा। तो इसमें अगर आप तेलंगाना लिखे हैं या आंध्र प्रदेश लिखे हैं, ज्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर ऑलरेडी आप लोग तेलंगाना से फिलअप अगर किए हैं तो कोई दुश्वारी भी नहीं है उसके अंदर, यानी दोबारा करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल दोबारा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और जब आप ऑनलाइन जाएंगे उसमें खुद स्टेट सेलेक्ट करने के नाम पर वहां पर तेलंगाना ही आ रहा है, आप गौर करके देख लें। बिल्कुल, तो इस पर घबराने की जरूरत नहीं। जिन लोगों ने तेलंगाना लिखा और तेलंगाना के नाम से भर दिया है फॉर्म, उनको इस मसले पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो हो गया सर ऑनलाइन का मसला। अब जो NRIs के हवाले से भी लगातार हमारे पास कॉल आ रही थी, तो उससे मुल्क में जो बाहर रहने वाले लोग हैं एनुमरेशन फॉर्म कैसे भरें और उनके अहल खाना, उनके घर वाले लोग फॉर्म भर सकते हैं, तो किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए और कैसे भरें? देखिए, सबसे पहले मोस्टली ये NRIs के लिए है। ओके, आपके पास अगर करंट वोटर ID कार्ड अगर है आपके पास, तो स्ट्रेट अवे आपके जो रिलेटिव्स यहाँ पर वो तेलंगाना में है उनसे रब्ता कायम कीजिए। एनुमरेशन फॉर्म लेने की कोशिश कीजिए BLO के पास से जी। अगर मिल गया एनुमरेशन फॉर्म, तो स्ट्रेट अवे जैसा थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि 2 टाइप ऑफ फिलिंग्स है, एक ऑफलाइन फिलिंग है, एक ऑनलाइन फिलिंग है। ऑनलाइन आप एनुमरेशन फॉर्म आप खुद भी ये भर सकते हो। अब जैसा CEO तेलंगाना की तरफ से सर्कुलर भी जारी किया गया कि उसके बाद आपको BLO के पास जाना भी नहीं है जी, बिल्कुल। ओके, और सेकेंड चीज़, अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक अगर नहीं है तो एनुमरेशन फॉर्म आप बिल्कुल भर नहीं सकते हो। ऑफलाइन फॉर्म पर आप तवज्जो दे सकते हैं। आपके जो रिलेटिव्स है आप उनसे रब्ता कायम कीजिए और पूरा फॉर्म, सही फॉर्म फिलअप करना है। जैसा हमने बताया था कि कॉलम 2002 में अगर आपका नाम है तो एक तरह से भरना है। अगर आपका नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपके वालिद वालदा का है, तो और एक कॉलम में फिलअप करना है। उसके बाद नीचे करंट डिटेल फिलअप कीजिए। उसके बाद एक अहम चीज़ फॉर NRIs कि नीचे जो सिग्नेचर का कॉलम है, वो सिग्नेचर का कॉलम में आपके नाम से सिग्नेचर करना बिल्कुल नहीं है। आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू, अगर आप कोई भी है जो कोई भी फॉर्म फिलअप कर रहे हो, ऑन बिहाफ ऑफ बल्कि आपको फॉर्म फिलअप करना है, फादर ऑफ या मदर ऑफ या सिस्टर ऑफ, वैसा आप लोग फिलअप कर आप लोग BLO का सबमिट कर सकते हो। जिनका है उनकी साइन भी नहीं करें, उनका नाम भी ना लिखें। जी हाँ, बिल्कुल। जो भर रहे हैं उनका नाम लिखें, उनका नाम रिलेशन मेंशन करें। इन ब्रैकेट में वो सिटीजन का नाम लिख सकते हो जो NRI है। हाँ, ओके, ये तो हो गई बात जिसका ऑलरेडी एनुमरेशन, जिसका ऑलरेडी लिस्ट में नाम है, जो एनुमरेशन फॉर्म ऑलरेडी हो गया। लेकिन मैं ये जो फील्ड पे हूँ, जो देख रहा हूँ कि मैक्सिमम NRIs के पास फील्ड वोटर ID कार्ड नहीं है। हाँ। तो इसमें 2 तरह के पहलू हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आधार कार्ड पे अगर आपका मोबाइल नंबर अगर रजिस्टर्ड है, तो स्ट्रेट अवे आपके फैमिली मेम्बर्स को बोल सकते हो कि यहाँ से ऑनलाइन फॉर्म 6 फिलअप कर सकते हो जी। अगर नहीं है, आपके रिलेटिव्स यहाँ पर नहीं है और मोबाइल नंबर वगैरह रजिस्टर्ड अगर नहीं है आपके आधार पे, तो आप फॉर्म 6A, ये एक्सक्लूसिवली NRI के लिए है। 6A, फॉर्म 6A ये एक्सक्लूसिवली NRI के लिए है। अब इसमें आपको आधार से कुछ लेना देना नहीं है, आपको पासपोर्ट के थ्रू आपको फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन इससे कंडीशन ये है,
आपका पासपोर्ट वैलिड रहना है और सेकंड चीज़ आपका वीज़ा भी वैलिड रहना है। तो आपके कुछ जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है पासपोर्ट के में जैसा नाम है आप वैसा एंट्री कर सकते हो। उसके बाद आपको पूरा पासपोर्ट डिटेल्स भी एंट्री करना है। उसके बाद आपको वीज़ा डिटेल्स पूरा एंट्री करना है। वीज़ा डिटेल्स एंट्री करने के बाद आपको फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट जैसा हो गया उसकी एक फॉर्म अलॉन्ग विद डिक्लेरेशन फॉर्म, ये देखिए अभी इसमें भी थोड़ा चेंजेस आए हैं ये फॉर्म में भी। अभी ये डिक्लेरेशन फॉर्म में और एक्स्ट्रा कॉलम्स ये पूछ रहा है कि क्या आपका नाम 2002 की लिस्ट में था या नहीं है। अभी काफ़ी एनआरआई लोग हैं जिसका नाम 2002 की लिस्ट में है लेकिन करंट वोटर आई.डी. कार्ड नहीं है। तो ऐसे लोगों को बहुत आसान है कि अगर आपके पास 2002 की लिस्ट में अगर आपका नाम है तो वो डेटा आप निकाल लीजिए। निकाल कर जब आप ये फॉर्म 6A फिलअप कर रहे हो तो उसमें आप जाकर एक कॉलम जैसा है उसमें कि इफ एट ऑल योर नेम इज प्रेजेंट इन 2002 लिस्ट, आपको क्लिक करना है। क्लिक कर वो रेस्पेक्टिव सीरियल नंबर पार्ट नंबर आपको वो एंट्री करना है जी। ये और एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है कि आपका नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है लेकिन आपके पेरेंट्स का अगर है तो वो भी आप फिलअप कर सकते हो एनआरआईज के लिए। जी एनआरआईज के लिए। उसके बाद आप फॉर्म सबमिट कीजिए। सबमिट करने के बाद जो आपको नीचे कंप्लीट डिक्लेरेशन फॉर्म के साथ फॉर्म 6A का प्रिंट आउट आएगा। वो प्रिंट आउट का कॉपी PDF फाइल आप रेस्पेक्टिव आपके जो रिलेटिव है यहाँ पर आप भेजिए उनको और वो लेकर जाकर BLO को सबमिट करना है। उसके बाद अगस्त के महीने में जैसा नोटिस पीरियड और क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का ये पीरियड आएगा जब इंशाल्लाह जब आप लोगों को वोटर आई.डी. कार्ड दिया जाएगा। और जैसा ऑलरेडी प्री मैपिंग प्रोसेस ये डिक्लेरेशन में हो रहा है कि जैसा मैंने बताया कि 2002 में आपका नाम है या नहीं है पहले ही पूछा जा रहा है, कि आपके वालिद का नाम है या नहीं है पहले ही पूछा जा रहा है और डॉक्यूमेंट में और अपडेट किया जा रहा है इसमें। तो उस बेसिस पर आप लोग की भी मैपिंग भी इंशाल्लाह अगस्त के महीने में की जाएगी। जी बिल्कुल। एक कॉलर है लाइन पर, देखते हैं कौन। हेलो वालेकुम सलाम जी, कौन? जी मुजफ्फर से बात कर रहा हूँ। जी बोलिए। 2002 में मेरा नाम जो था मैचिंग में है, मेरे सिस्टर का है जी। उन्होंने 2002 में भी नाम है उनका, लेकिन आफ्टर मैरिज उनका नाम चेंज हुआ भी। अच्छा। और चेंज हुआ और अच्छी लिस्ट में भी नाम है लेकिन नाम में स्पेलिंग मिस्टेक है। तो आप जो थर्ड कॉलम में मिस्टेक वाला लिखना है या सही नाम लिखना है वो डाउट है। अच्छा नहीं, 2002 में एक नाम था, 2000 अभी जो नए उसमें चेंज होगा, शादी के बाद चेंज हुआ है। शादी के बाद नाम चेंज हुआ और वो जो नाम चेंज हुआ है ना उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक का वही लिखना है या थर्ड कॉलम में या सही नाम लिख के फॉर्मेट देना है। उनके पास पासपोर्ट है? पासपोर्ट नहीं है या कोई आधार कार्ड, पैन कार्ड है, बैंक पासबुक है। 10th का कोई क्वालिफिकेशन वगैरह कोई है सर्टिफिकेट? 10th का है लेकिन वो शादी से पहले का है वो। अच्छा वही नाम है पुराना। जी मोहित साहब। देखिए जो नीचे के कॉलम में आप जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है आप वो करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिए। उसके बाद जैसा हमने पहले कहा था कि आप फॉर्म 8 उसके बाद अप्लाई कीजिए। अप्लाई कर जो आपको ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म की स्लिप मिलती है उसके साथ आप फॉर्म 8 की भी कॉपी लगाइए और आपको BLO को दीजिए। इससे आपको एडवांटेज ये होगा जो फाइनल लिस्ट आएगी अक्टूबर 1 को उसमें नाम करेक्शन होकर आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन इनका जो सवाल था बड़ा अजीब लगा मुझे जी। शादी से पहले एक नाम था, बिल्कुल, शादी के बाद एक नाम हो गया, उसमें भी स्पेलिंग मिस्टेक है जी। तो वो दो नामों का कैसा करेंगे? 2002 में एक नाम है और शादी के बाद कुछ नाम हो। देखिए शादी देना क्या है नाम? जी अभी अगर करंटली अगर अपने पास जो 1 to 12 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर अपने पास ये मौजूद है तो बहुत आसान हो जाएगा। अब फॉर एग्जांपल अब शादी से पहले कुछ यास्मीन था और अभी अगर आपने कुछ नसरीन कुछ वो लगा लिया तो ये बहुत ज़रा पेचीदा इश्यू है, क्योंकि जो अभी करंट नाम है वो करंट नाम से आपके पास कोई 1 to 11 डॉक्यूमेंट जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है, आपको एक डॉक्यूमेंट रहना बेहद ज़रूरी है क्योंकि बिल्कुल नाम अलग अलग है। ओके, वो शादी से पहले शादी के बाद का वैसा बता नहीं सकते हैं। एक्चुअली अगर आपके पास अगर मैरिज सर्टिफिकेट में कई मैरिज सर्टिफिकेट में ऐसा देखा हूँ कि आपका पुराना नाम और नया नाम भी दो एक साथ देते हैं। अगर वैसा अगर प्रूफ अगर है तो भी आप बता सकते हो इंशाल्लाह। और किसी के नाम में मेन जो नेम है वो नहीं बदला है। शादी के बाद अक्सर लोग हस्बैंड नेम या फैमिली नेम की तरह खान लगा लेते हैं लेडीज भी, या सैयद है शौहर का नाम तो वह सैयदा लगा लेते हैं। जी बिल्कुल। तो इससे कुछ फर्क पड़ेगा? असल नाम तो वही है उनका। आपका असल नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ ओके, आपका असल नाम अगर चेंज अगर नहीं हो रहा है तो जो बाजू जैसा आप बता रहे थे कि
खान लगा दिए, सैयद लगा दिए, कुछ भी लगा दिए, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। लेकिन अगर आपके असल नाम में अगर कुछ चेंजेस है, ओके, अगर स्लाइट चेंज है तो एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। अगर स्लाइट चेंज नहीं है, अगर मैक्सिमम अगर डिस्क्रिपेंसी बहुत है तो ज़रा दुश्वारी आएगी आपको। और असल नाम के डॉक्यूमेंट्स आपके पहले के भी हो और आपकी हो, तो सपोर्टिंग हो जाएगा। जी बिल्कुल, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के साथ आप रख सकते हो। जी बिल्कुल। और एक चीज़ यहाँ पर NRIs का, जैसा कि आपने कहा 2002 में नाम नहीं है, जी ठीक है, और अभी उसका जो है नाम वोटर लिस्ट में है, जी, तो वो अपने पेरेंट्स का भरेगा जैसे हम लोग नॉर्मली लोग भरते हैं? बिल्कुल सेम वैसे ही सेम प्रोसेस फिलअप करने का है। अगर 2002 की लिस्ट में एक NRI का नाम नहीं है तो आपके मदर या फादर या ग्रैंड पेरेंट का किसी का है तो दूसरे कॉलम में भरिए। सेम प्रोसेस जो नॉर्मल यहाँ के सिटीजन्स को है, सेम इज एप्लीकेबल फॉर NRI आल्सो। 6A भरना पड़ेगा अगर ये अगर आज करंट ID नहीं है, करंट अगर वोटर ID कार्ड नहीं है तो फॉर्म 6A भरना बेहद जरूरी है वो लोग को। जी। और एक चीज़ एक ये है कि कोई शख्स 2002 की लिस्ट में उस वक्त उसके डेट ऑफ बर्थ में गलती से वो 18 या 20 साल का हो गया जी, और लिस्ट में नाम आ भी गया उसका, जी, ठीक है, उस वजह से। लेकिन अभी एजुकेशनल सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है या दीगर जो डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कुछ और डेट ऑफ बर्थ है, यानी अगर 3 साल 2 साल का गैप हो गया है और आज के जो डॉक्यूमेंट्स है वो करेक्ट है सारे, जी, तो उस वक्त वो 15 साल या 16 साल का था लेकिन लिस्ट में नाम आ गया, जी, तो वो अब यहाँ पर 2002 में अपनी डिटेल दे या अपने पेरेंट्स की दे और करेक्ट जो है वो, क्योंकि उसके बाद देखिए अगर लफ्ज़े 2002 में अगर ओके एज एन एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं, वो 16 साल के थे लेकिन 2002 की लिस्ट में नाम आ गया, मतलब कुछ एज बढ़ा कर दिए थे, तो वो नाम आ गया, तो अभी सेल्फ मैपिंग करना बेहद ज़रूरी है। अच्छा। 2002 में, लेकिन उनको एक एनोमली की शक्ल में एक नोटिस भी जारी होगी। अच्छा। वो नोटिस में ये बताया जाएगा कि 2002 में आप 16 साल के थे, लेकिन मतलब अभी 2026 में ये एज आना था लेकिन आप एक 2 साल कम है। ओके, तो इसमें ये लोग जाकर एक नोटिस का जवाब देना है। अब नोटिस मतलब इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ कि ये वर्ड नोटिस से डरने वाली बात बिल्कुल नहीं है। ओके, आप लोगों को खाली ये बोला जाएगा कि फला दिन फला टाइम और फला प्लेस पर आकर आप जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है 1 to 11 जो डॉक्यूमेंट है वो लाकर आप सबमिट करना है, जो करेक्ट है, जो करेक्ट है वो लाने से आपको कोई इश्यू नहीं होगा। उनके पास मार्कशीट हो, पासपोर्ट हो, जी, अगर बर्थ सर्टिफिकेट है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 1 of the 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना जी बेहद जरूरी है। लेकिन उनसे ये सवाल नहीं होगा कि उस वक्त आप नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो वो 2002 की अपनी ही तफसीलात दें, जी, जो भी है। जी, और एक अहम चीज़ ये देख रहा हूँ मैं कि जैसे ECI की तरफ से बोला गया, अगर आप 1987 से पहले अगर आपकी पैदाइश है तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। लेकिन अगर आपकी पैदाइश जुलाई 1, 1987 के बाद और 2 दिसंबर 2004 की अगर है तो आपको 2 डॉक्यूमेंट देना, एक आपका डॉक्यूमेंट देना है और एक आपका पेरेंट्स में से कोई एक का आपको डॉक्यूमेंट ऐसे एविडेंस देना है। जी। अगर आप फिर 2004 के बाद अगर आपकी पैदाइश है तो आपको 3 डॉक्यूमेंट देना है, और 3 भी डॉक्यूमेंट में दोनों मदर और फादर इंडियन रहना बेहद ज़रूरी है। ओके, तो एक आपका डॉक्यूमेंट और एक वो 2 डॉक्यूमेंट देने से इंशाल्लाह ठीक लिस्ट में नाम रखा जाएगा। देखते हैं। हेलो 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 हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी, कौन कहाँ से और क्या सवाल है? सवाल मैं हैदराबाद नामपल्ली से बात कर रही हूँ। मेरी बहन के बारे में पूछना था मेरे को। बोलिए जी। मेरी बहन का 2002 की लिस्ट में नाम है, स्पेलिंग मिस्टेक है, और जबकि डेट ऑफ बर्थ अब करंट वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ अलग है। अच्छा। तो 3rd कॉलम जो है उसमें कौन सा डेट ऑफ बर्थ डालना? 3rd में, ठीक, करंट वोटर आईडी की। अच्छा, करंट वोटर आईडी भी है और 2002 की तफसील भी है उनकी। जी हाँ, ठीक है, चलिए बताते हैं। जी देखिए, मिस्टेक भी है उनका, नाम में भी स्पेलिंग मिस्टेक है, डेट ऑफ बर्थ अच्छा मिस्टेक भी कम है। जब 18 इयर्स के था 42 है ना, तो कम ईयर है उसमें, 89 है वोटर आईडी में डेट ऑफ बर्थ, जब 84 था डेट ऑफ बर्थ उनका। चलिए बताते हैं आपको। नहीं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है इंशाल्लाह। देखिए, जो कॉलम तीसरा जो कॉलम है उसमें आपका करंट आपका डेट ऑफ बर्थ डालिए, और उसके बाद ये सबमिट होने के बाद आप फॉर्म 8 ओके वो फिलअप कीजिए। उसमें आपका जो नाम में गलती है
और डेट ऑफ बर्थ जो करेक्शन है वो 2 आप फिलअप कीजिए और फॉर्म 8 सबमिट कर लीजिए। उसके बाद वो कॉपी लेकर जाकर आप BLO को सबमिट कीजिए। तो फाइनल वो लिस्ट में आपका नाम भी दुरुस्त होकर आएगा और आपका डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट होगा इंशाल्लाह। करेक्ट हो जाएगा। वो 84 था उनका 2002 में, अब यहाँ करंट उसमें उनकी डेट ऑफ बर्थ में 89 हो गया। जी, तो करीब 5 साल का फर्क जैसे दिया हो गया। नहीं देखिए 2002 की लिस्ट में कई वो डिस्क्रिपेंसीज थे। हाँ। तो आपका जो करंट रिकॉर्ड जो है वो वन ऑफ द एविडेंस, मतलब 1 से 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट में जिसमें डेट ऑफ बर्थ है, फॉर एग्जांपल अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का इश्यू है, तो एक ऐसा डॉक्यूमेंट जहाँ पर डेट ऑफ बर्थ करेक्ट हो आपसे मांगा जाएगा, आप वहाँ पर लेके जाकर अगर आप दे देंगे तो इंशाल्लाह फाइनल इसमें थर्ड कॉलम में इन्हें करेक्ट इन्फॉर्मेशन भरिए आप लोग। थर्ड कॉलम में आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। मैं एक बार फिर मैं दोहरा दूं, थर्ड कॉलम में अभी जो राइट नाउ आपके पास सही डॉक्यूमेंट्स जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ करेक्ट है, सारी डिटेल सही है, वो भरें। और अगर नाम में आज भी करेक्शन का मसला है और पिछला भी था, पिछला छोड़ दीजिए, पिछला तो जो था वो तो भरना ही है 2002 का। करंट ID में अगर कोई गलती है उसको करेक्ट कराना चाह रहे हैं तो मुझ साहब जैसा कि कह रहे हैं फॉर्म 8 भी साथ में भर के BLO को दे दें, तो फाइनल लिस्ट में आपका नाम भी करेक्ट हो जाएगा, आपकी डेट ऑफ बर्थ भी करेक्ट हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको आपके सवालों का ये जवाब मिल गया होगा। तो मेरे साहब और एक चीज़, नामों को लेकर वालिदैन के नाम की स्पेलिंग में एक मामूली फ़र्क है, या फिर माइग्रेशन करने वाले ख़ानदानों का जो डेटा है 2002 की लिस्ट से मैच नहीं हो रहा है, तो ऐसे वोटर्स को क्या करना चाहिए? देखिए इसमें डिस्क्रिपेंसीज 2 टाइप की हैं जी। एक, अगर आपका जो नाम है प्रोनाउंसिएशन अगर चेंज नहीं हो रहा है तो कुछ इश्यू नहीं है जी। ओके, आप फॉर एग्जांपल अजीज, AZIZ को भी अजीज बोला जाता है और AZEEZ को भी अजीज बोला जाता है। 2002 की लिस्ट में अगर AZIZ है और अभी 2026 की लिस्ट में AZEEZ है तो इसको एनोमली की शक्ल में नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा अगर बड़ी डिस्क्रिपेंसी अगर हो गई तो आप लोगों को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। जी। चलिए, एक और कॉलर है, देखते हैं कौन कहाँ से। हेलो हेलो, वालेकुम सलाम जी, बताएं क्या सवाल है आपका, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, मैं हैदराबाद। जी बताएं क्या सवाल है? जी, तो सवाल है आपका। जी बताइए। हमारे एक है, हाँ बड़े NRI। जी जी। तो उनके आपकी आवाज़ क्लियर नहीं आ रही है, आप थोड़ा सा, हाँ थोड़ा लाउडली बोलिए, ज़रा ज़ोर से बात करें और टीवी पे मत सुनिए, फ़ोन पर बात कीजिए प्लीज़, फ़ोन पर बात कीजिए। और उनके स्पोर्ट्स के कॉलम में और जो उनके मिसेस है, एक दो जो लेडीज है उनके पास, उनके नाम लिखना है स्पोर्ट्स के लिए। ये सवाल समझ नहीं पाया आपका, बताए दोबारा बताइए। जी दोबारा बताइए। मेरे भाई है, बड़े भाई है, NRI है। हाँ हाँ। वो जो है बहुत साल से सऊदी में है, अभी यहाँ पर उनके स्पोर्ट्स के कॉलम में नीचे में जो लिखते हैं ना स्पोर्ट्स, हाँ ठीक है, हाँ। 1 से 2 मैरिजेस करके है उन्होंने। अच्छा। तो उसमें नामा पूर्व के लिखना, किसी एक का लिखना है यहाँ पर स्पोर्ट्स के कॉलम में। जी ये नहीं, इसमें देखिए खाली एक कॉलम है और एक स्पाउस का नाम ही लिखना है आपको। जी, एक स्पाउस का नाम ही वैलिड है। जो है जो मैरिज करके है तो उसमें क्या जो है उनका कैसा लिखना, या थोड़ा ये आपके लिए बड़ा एक्सपीरियंस वाला सवाल जी है। जी 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 बिल्कुल। देखिए मैं मैं जो ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, जी बिल्कुल, इस्लाम में है ना 1 से 2 शादी। जी बिल्कुल है और ये चीज है, लोगों को पता है। जी पहले बीवी का लिखना, दूसरे लिखना, ऐसा उनका रहता ना इसका लिखने के लिए, उसमें बताया जा रहा सपोज बोल के। वो लोग तो पर्सनल में लिख लेते, हस्बैंड बोल के डाल लेते उनके उसमें। तो भाई का लिखे तो किस सपोज में कितना का लिखना चाहिए, वो तो मैरिज सर्टिफिकेट भी है उन लोगों के पास। देखिए मोस्टली जो यहाँ पे डेटा कॉलम सी में डेटा लिया जा रहा है वो कहीं पे भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर आपका वोटर ID कार्ड अगर है, आपके 2 शादी भी अगर हो गए, आपका वोटर ID कार्ड में आपका स्पाउस नेम आता नहीं है, आपके वालिद साहब का नाम आता है, लेकिन जो 2 वाइफ हैं आपके, उनके वोटर ID कार्ड में आपका नाम आएगा। ओके, तो फर्स्ट वाइफ में भी आपका नाम आएगा, सेकंड में भी आपका नाम आएगा। तो ये जो एन्यूमरेशन फॉर्म में जो नीचे के कॉलम में जो देखा जा रहा है वो थर्ड कॉलम में खाली एक कॉलम है, मतलब खाली एक वाइफ का नाम आपको एंटर करना है। लेकिन जब दोनों वाइफ एन्यूमरेशन फॉर्म फिलअप करेंगे वो उसमें वो लोग अलग-अलग आपका नाम
वो लिखेंगे। यानी आप सिर्फ एक ही वाइफ का लिखें। जी, अच्छा, बिल्कुल। ये भी एक टेक्निकल थोड़ा सा इशू है। टेक्निकल है, हाँ, ओके। टेक्निकल इशू है आपका, सही है। लेकिन अच्छा, उसमें भी जो आपकी पहली मैरिज है, सेकंड मैरिज है, जी। क्या ये भी तय किया जाएगा? नहीं, फिल वक्त कुछ उसमें नहीं ऐसा फिल वक्त कुछ नहीं है। हाँ। ओके, ये इंशाल्लाह ये एक टेक्निकलिटी से भरा क्वेश्चन है। इंशाल्लाह इसका एक सॉल्यूशन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जब होगा इंशाल्लाह बिल्कुल, इस जरूर सवाल इसका को हम जवाब शामिल दिया करेंगे, जाएगा क्योंकि मोहित इंशाल्लाह। साहब जो है इलेक्शन कमीशन भी जाते आते हैं और अफसरान से भी इनकी मुलाकात होती है, ये इस इशू को उठाएंगे। दूसरी बात, आप तो एक ही वाइफ का लिखें। दूसरा, टीवी की आवाज़ बंद कर दीजिए। दूसरा, दो जो वाइफ हैं, अहलिया हैं उनकी, वो अपने फॉर्म में दोनों भी लिखेंगे, दोनों भी लिखेंगे। ठीक है, उम्मीद कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। इंशाल्लाह इस सवाल पर, ये सवाल हमारे प्रोग्राम में तीसरी बार हम कर रहे हैं लाइव, तो एक अच्छा सवाल है और कई लोगों का ये मसला ज़रूर है। अच्छा, ये इससे रिलेटेड एक और बात आ रही है। दो बीवियां हैं, एक साहब एक ही हैं, अब इनके दोनों तरफ बच्चे हैं जी, इनके लिए क्या इश्यूज होंगे? कुछ नहीं होगा? नहीं, ये अपने इश्यूज कुछ वालिद नहीं का नाम होगा। आराम से देखिए, भरें। अभी इसमें जैसा बता रहा है वो एनोमली हो सकता है अगर इनको 6 से ज़्यादा अगर बच्चे हैं। हाँ, ओके, तो अगर वालिद साहब से ही अगर वो मैपिंग अगर करवा रहे हैं, 6 से ज़्यादा बच्चे हैं, तो वहाँ पे कोई दुश्वारी आ सकती है। लेकिन उसमें भी वो टैक्टिकफुली करना है। एक पहले अगर फॉर एग्जांपल अगर 8 बच्चे हैं इनके, 2 वाइफ से 8 बच्चे हैं जी, ओके, तो फादर से एक चार बच्चों का फादर से वो मैपिंग कर सकते हैं। और फिर जो बाकी के 4 है तो मदर का अगर 2002 की लिस्ट में है तो उनका मैपिंग कर सकते हैं। अगर मदर का नाम अगर 2002 की लिस्ट में नहीं है तो जब इंडिपेंडेंटली अगर बच्चों के पास किसी के पास पासपोर्ट अगर है या बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह है तो वो लोग इंडिपेंडेंटली भी काम कर सकते हैं। बिल्कुल। ये बहुत अहम सवाल था। बच्चे अगर ज़्यादा हों तो ये एनोमली में आ इसको सकते बोलते हैं हैं। इसका anomaly में, बिल्कुल। जवाब आपको देना है, उससे भी घबराने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं है, क्योंकि खाली आपके पास सारे tactically documents divide कर हैं। सकते हो आप, बिल्कुल। और अगर किसी के पास सिर्फ 2-3 बच्चे हैं तो उनके लिए तो कोई इशू उनके ही लिए नहीं कोई है। issue ही नहीं है, बिल्कुल। और एक सवाल है यहाँ पर कि जो खवातीन जो लेडीज़ हैं, शादी जो है उनकी 2002 के बाद हुई, जी, ठीक है, और अपने शौहर के नाम या मौजूद वोटर आईडी में उनको 2002 के वालिद की लिस्ट से लिखा जाएगा, लिंक किया जाएगा शौहर का? देखिए, हमेशा ये देखिए कि जो अहलिया हैं आपके, ओके, वो अपने पेरेंट्स से ही मैपिंग करना है। पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स, वो हस्बैंड के साथ कभी मैपिंग करना नहीं है। ओके, हस्बैंड के साथ कभी मैपिंग करना नहीं है। आप अपने जो पेरेंट्स है या ग्रैंड पेरेंट्स है, खाली उनसे ही मैपिंग करना है। अगर वो पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स का नाम अगर नहीं है तो आप एज एन इंडिविजुअल पहले के 2 कॉलम आप स्किप कर दीजिए, जो नीचे के कॉलम में है पूरा आप इन्फॉर्मेशन भरिए। उसके बाद 1 to 11 डॉक्यूमेंट में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आए तो इंशाल्लाह शो कर सकते हो आप। चलिए, कॉलर है, आइए उनको भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो, सलाम जी, बताइए जी, बताइए जी। मेरा 2002 जो लिस्ट में नाम मिस्टेक है जी, मोहम्मद का मुस्ताफ है, तो उसमें मिस्टेक था। 2002 के नाम में जो है गलत है, वालिद साहब के। जी हाँ जी, ठीक है। अभी क्या है? अभी करेक्ट है नाम? मेरा नाम भी आपकी आवाज क्लियर नहीं, सुनिए। मेरे वालिद साहब का नाम है, मेरा नाम दोनों का नाम सेम आ गया है। हाँ, मोहित, आपका नाम भी वही हो गया, वालिद का नाम भी वही हो गया। उसमें मुस्ताफ वालिद साहब का नाम मुस्ताफ जी, और असल नाम मोहम्मद नाम से क्वेश्चन है, वालिद साहब का नाम नहीं, ये 2002 की लिस्ट का जिक्र कर रहे हैं ना आप? हाँ, 2002। ठीक है, अभी दोनों के नाम करेक्ट हैं जी। 2026 में आपका नाम करेक्ट हुआ। हेलो जी, और आपके वालिद साहब का नाम करेक्ट है 2026 में? दोनों करेक्ट है, दोनों करेक्ट हो गए। नहीं, उसमें मेरा नाम भी मिस्टेक है, नहीं मेरा नाम भी मिस्टेक है। अभी नए वोटर आईडी में भी मिस्टेक है। आप थोड़ा सा नेटवर्क एरिया में जाएंगे तो शायद आवाज़ क्लियर होगी। हम जो समझ में आ रहा है कि 2002 के नाम में इनकी गलती है जी। हाँ, उसको क्या करेंगे? अगर ये समझ लीजिए कि अब 2026 के आईडी में भी इनकी गलती है तो क्या किया जाए, कैसे भरे नाम? जी, वही अगर 2002 की लिस्ट में जो नाम है
अब ये इसमें मेन डिस्क्रिपेंसी कैसी है? ओके, बहुत ज़्यादा फर्क है नाम में या एकदम स्लाइट डिफरेंस अगर है तो देखिए 2002 में जैसा नाम है वैसे ही आपको कॉलम में भरना है, 2002 की लिस्ट में ये भरना है। उसके बाद अगर 2026 के भी अगर उसमें आपको मिस्टेक अगर है तो जैसा हमने पहले डिस्कस किया था कि आप ये फॉर्म सबमिट कर फॉर्म 8 फिलअप कीजिए। फॉर्म 8 फिलअप कर आपका जो सही नाम है इंशाल्लाह फाइनल इसमें ऐड हो जाएगा। और उसके डॉक्यूमेंट्स में रेडी रखिए जी, बिल्कुल कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास रहेगा, कोई ऐसा डॉक्यूमेंट जो करेक्ट नाम का है, आपको पता है कि ये करेक्ट डॉक्यूमेंट है और वो 12 डॉक्यूमेंट्स में से ही हो, कोई एक डॉक्यूमेंट, कोई एक डॉक्यूमेंट। आप जो फॉर्म लिए हैं ना उसके पीछे प्रिंट है कि कौन से आपको डॉक्यूमेंट रखने हैं, वही डॉक्यूमेंट। अक्सर लोग सवाल कर रहे हैं पैन कार्ड चलता है क्या, आधार कार्ड चल सकता है क्या, ड्राइविंग लाइसेंस, ये उसका जिक्र ही नहीं है। तो 12 जो लिस्ट दी गई है उसमें से कोई एक जो है आप जो है डॉक्यूमेंट रखिए, उसमें करेक्ट है उसको ले जाकर फॉर्म 8 के साथ करेक्शन करा लीजिए। एक और कॉलर है, आइए देखते हैं कौन। हेलो 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 जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? सवाल बात कर रहा हूँ जी, सवाल बताएं साहब। देखिए मैं अभी प्रोग्राम में शामिल हुआ। जी बताइए। ये 2002 की लिस्ट में मेरी वालदा से मैं मैपिंग कर रहा हूँ जी। तो 2002 की लिस्ट में मेरे वालदा का नाम है, नीचे जो है ना उनके हस्बैंड के या फादर की जगह कोई XYZ का नाम आ गया गलती से जी, ठीक तो है। अब मैं मैपिंग कर रहा हूँ, नीचे वो हस्बैंड में क्या गया उनके, हमारे वालदा के उनके XYZ के नाम के नीचे, ठीक है। तो क्या प्रॉब्लम होगा सब उससे? अच्छा, उसमें मकान नंबर करेक्ट है आपका जब आप उसमें तलाश कर रहे हैं? मकान नंबर हुआ सब करेक्ट है, एज वगैरह सारी चीजें मालूम है जी जी। अभी वो नाम गलत है, हस्बैंड की जगह फादर की जगह दूसरा नाम आ गया, ठीक है। अच्छा, आपके वालदा के पास अभी करंट आईडी है? नहीं, वालदा का तो इंतकाल हो गया, ठीक है, पुरानी बात हो गई, ठीक है। देखिए इस पर मेरा मशवरा ये है कि आपके वालदा का 2002 की लिस्ट में नाम है, लेकिन जो जी बता रहे हैं, सुनिए गौर से सुनिए जी, आपका वालदा का नाम 2002 में है, लेकिन जो हस्बैंड या फादर जो होता है वो कॉलम कम्प्लीटली डिफरेंट नाम है। तो मेरा मशवरा ये है कि आप कम्प्लीटली आपके वालदा के साथ मैपिंग ही नहीं करना है, क्योंकि आप बाद में BLO को आप ये बता नहीं सकते हो कि जो जिसका नाम आया है कि वही आपके ये फादर है, तो बहुत इश्यू होगा। बेहतर ये है आप 2002 का लिस्ट का नाम कुछ जिक्र ही नहीं करना है। आपके पास अगर पासपोर्ट है, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है या SSC मेमो, वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स अगर है तो उससे आप खाली एज एन इंडिविजुअल आप लिख दें, वो बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप करंट अगर आपके वालदा के साथ अगर मैपिंग करोगे तो आपके जो आधार का आपके जो वोटर आई डी कार्ड में आपके वालिद का नाम है वो मैच नहीं होगा 2002 से। हाँ। उसके बाद BLO को समझाना बहुत मुश्किल काम होगा। बिल्कुल। इसलिए बेहतर ये है, ये अवॉइड करने के लिए आप एज एन इंडिविजुअल आप फिलअप कर डाल लीजिए और वन ऑफ द 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट अगर आप BLO को दे देंगे तो इंशाल्लाह आपका नाम लिस्ट में ऐड किया जाएगा जी। लेकिन ये दोनों कॉलम छोड़ देने ऊपर जी, ऊपर के दोनों कॉलम छोड़ देना है बिल्कुल। और जी जो नीचे जो कॉलम है जी, वो नीचे के कॉलम में आपको एंट्री करना है। ठीक। आप वो एंट्री करने के बाद आप जब आपको नोटिस आएगी, जब आपके पास अगर पासपोर्ट है तो इंशाल्लाह वो लेके जाके सबमिट कर दीजिए, इंशाल्लाह लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। चलिए, उम्मीद कि आपको सवाल का जवाब मिल गया होगा। आपको 2 कॉलम ऊपर के जो बॉक्स हैं वो नहीं फिलअप करने हैं, नीचे वाला कॉलम आपको फिलअप करना है, उसमें करेक्ट जिसमें आपके माँ बाप का नाम सही हो वो डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उसको आप लिखें और BLO को दे दें। जब नोटिस आएगा इन डॉक्यूमेंट्स के साथ पेश होकर अपना जवाब आप दे सकते हैं। वही सब एक इशू और ये भी आ रहा है कि इनमरेशन को लेकर किराए के जो मकान है बदलने वाले लोग कभी यहाँ कभी वहाँ मौजूद है जी, तो उनका नाम लिस्ट से डिलीट होने से बचाने के लिए क्या किया जाए? ये देखिए लोग क्या करें, वहीं जाके लें, क्या करें? ये देखिए फिर से अब फॉर एग्जांपल मैं पहले कहीं नामपल्ली में रहता था, अभी मैं टोली चौकी में हूँ, लेकिन अभी भी मेरे वोटर आई डी कार्ड पर नामपल्ली का ही एड्रेस है। तो ये बेहतर ये है कि वहाँ पर जाए, BLO से राब्ता कायम कीजिए, या आपके जो पहले जो मकान में थे आप वो लोग से राब्ता कायम कीजिए, उनसे मुलाकात कीजिए। मुलाकात कर वहाँ से आप एनुमरेशन फॉर्म लीजिए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कीजिए कि पहले मैं नामपल्ली में था अभी मैं टोली चौकी में हूँ, BLO टोली चौकी आकर हमको देगा, वो बिल्कुल वैसा नहीं है। आप नामपल्ली जाना है, वहाँ जाकर आपका
जो एनुमरेशन फॉर्म है वो ले लीजिए, और फिर से आपको जैसा सीईओ तेलंगाना की तरफ से ये अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप ऑनलाइन फिलअप भी कर सकते हो। ओके, तो ऑनलाइन आप फिलअप कीजिए, फिर से लेके जाकर बीएलओ को देने की जरूरत नहीं है अगर ऑनलाइन आप फिलअप कर रहे हो। अगर ऑनलाइन आप फिलअप नहीं कर पा रहे हो तो आपको फिर वही प्लेस पे जाना है जहाँ पर आपने एनुमरेशन फॉर्म लिया है, फिर वो लेके जाकर एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कर आप बीएलओ को वो दीजिए, और उसके साथ साथ फॉर्म 8 फिलअप कीजिए जो एड्रेस चेंज में भी आता है। वो एड्रेस चेंज का फॉर्म 8 फिलअप कर बीएलओ को दीजिए। इंशाल्लाह जब फाइनल लिस्ट आएगी तो वो जो करंट जो एड्रेस है, जो मैं जैसा जिक्र करता है एज एन एग्जांपल टोली चौकी का, वो करंट टोली चौकी का एड्रेस भी आपको चेंज होकर आपको फाइनल लिस्ट में नाम डिस्प्ले होगा। आपको 8 फॉर्म आपको जरूर भरना है ताकि वो करेक्शन हो जाए। एक और कॉलर है, देखते कौन। हेलो हेलो, जी 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 अस्सलाम वालेकुम। सलाम, कौन, कहाँ से बात कर रहे हैं? ये हम लोग फॉर्म तो फिल कर दिए, तो वो फॉर्म 8 कब लेना चाहिए? इनुमरेशन आपने दाखिल कर दिया? जी जी, तो ये दाखिल करने के बाद फॉर्म 8 लेके उसमें करेक्शन करना है क्या? नहीं, ये बता रहे हैं आप। ये देखिए, आप फॉर्म जो एनुमरेशन फॉर्म जब सबमिट करते हो उससे पहले आपको फॉर्म 8 फिलअप करना है, और फॉर्म 8 के साथ साथ एनुमरेशन फॉर्म 2 एक साथ आपको बीएलओ को देना है। अब उससे क्या होगा, बीएलओ जो करेक्शन कर लेंगे, और जो फाइनल लिस्ट में आपको जो करेक्शन किए हैं आप, उसके साथ आपको फाइनल लिस्ट में आपका नाम डिस्प्ले होगा। अगर आपने अपने इलाके में सबमिट किया हो, अगर बीएलओ को आप जाएं, देखें, पूछें, अगर फॉर्म उसी के पास है तो इमीडिएट फॉर्म 8 भी लेके जाके आप बिल्कुल दे सकते हो, बिल्कुल, और इसका एक्नॉलेज ले लें। पहले आप कंफर्म कर लें कि वो आपका फॉर्म कहीं सबमिट ना कर दे। नहीं, सबमिट एक्चुअली देखिए, जब एनुमरेशन फॉर्म बीएलओ को दिया जाता है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि अपना बीएलओ ऐप ओपन कर रहे हैं, और जो एनुमरेशन फॉर्म में हमने जो फिलअप किया है, वो जो ये प्रोजेनी में या सेल्फ में किया है, वो लोग फिर से वो लोग एंट्री कर रहे हैं ऐप में। क्योंकि एक बार वो सबमिट हो गया तो फिर आपका फॉर्म 8 काम नहीं आएगा। अगर वो लोग अपने ऐप में अगर अपडेट नहीं कर रहे हैं, तो जब वो इंस्टेंटली वो जो फॉर्म 8 में जो कोई डिस्क्रिपेंसी थी, वो चेंजेस किए हैं, वो बीएलओ ऐप में भी वो लोग चेंजेस कर रहे हैं, और फाइनल लिस्ट में वो चेंजेस इनकॉर्पोरेट किए जा रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने सबमिट कर दिया जी, अब ये ऑनलाइन जाकर कर सकते हैं? अभी जाके ऑनलाइन करते देखिए, लेकिन अभी जो फाइनल लिस्ट में वो चेंज होके आएगा नहीं आएगा, वो अगस्त के महीने में ये पता चलेगा। जी बिल्कुल, आप अभी भी कर सकते हैं, लेकिन बीएलओ के पास, जैसा कि मोहित साहब के हवाले से मैं बात करूं, तो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है जी, क्योंकि वो उसने भर दिया है तफसीलात आपकी। अब आप ऑनलाइन जाइए, फॉर्म 8 में करेक्शन के साथ सबमिट कर दीजिए। फाइनल जब लिस्ट आएगी आपको पता चल जाएगा कि आपने फॉर्म 8 भरा है, उसकी तफसील आई या नहीं आई। नहीं आती है तो फिर वो और ये फॉर्म 8 के सिलसिले में बात कर रहा हूँ मैं जी, ये के पास नहीं लेना है फॉर्म 8? नहीं, आप ऑनलाइन जाकर फिलअप कीजिए, आप ऑनलाइन फिलअप कीजिए जी। और ये देखिए, फॉर्म 8 के ताल्लुक से बात कर रहा हूँ मैं, ये साल के 12 महीने ओपन रहता है। हाँ, तो आप कभी भी जाके आप फॉर्म 8 फिलअप कर सकते हो। फाइनल लिस्ट होने के बाद भी आप करेक्शन करवा सकते हो। नाज़रीन के लिए एक अहम खबर बता दूं, ये अहम बात ये है कि अभी जो गलतियां हैं, ठीक है, अगर फॉर्म आपने सबमिट नहीं किया तो फॉर्म 8 लेकर सारे फॉर्म एक साथ सबमिट करें बीएलओ को, और अगर आपने बीएलओ को फॉर्म दे दिया है, फॉर्म 8 भरना है, ऑनलाइन जाकर भरें, या फिर ये फाइनल लिस्ट आ जाए, नहीं अक्टूबर 1 अक्टूबर 1 के दिन अक्टूबर 1 के बाद ये, जैसा कि मोहित साहब बता रहे हैं, फॉर्म 8 जिसमें करेक्शंस होते हैं, जिसमें आपका नाम का करेक्शन, एज का करेक्शन, और जो भी डिफरेंसेस है, उसको आप फाइनल लिस्ट के बाद भी बाद में आराम से करा सकते हैं, यानी अक्टूबर के बाद भी आप ये तफसील करा सकते हैं। कॉलर है, चलिए उनको भी शामिल करते हैं। हेलो हेलो, सलाम सलाम जी, मैं सईद भाई बोल रहा हूँ, फोन कर दोगे साहब? जी बताइए, सवाल बताइए। नहीं साहब, वो वालदा था तो नहीं तो अभी दे दिया ना, तो फॉर्म दिए तो दे दिए? हाँ वही। अच्छा, क्या बीएलओ आपका फॉर्म अपडेट ऑलरेडी अपने ऐप में किए हैं, नहीं किए? कल आप मुलाकात कीजिए बीएलओ से और पूछिए कि वो ऑनलाइन वो अपडेट किए या नहीं किए। अगर अपडेट नहीं किए हैं तो अभी भी आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप ऑनलाइन आप एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। तो जैसा फिर बीएलओ को आपका जो एनुमरेशन फॉर्म आप सबमिट किए हैं उसको एंटर करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऑनलाइन ना कर देंगे तो वो सेम जो चेंजेस आपने किया है वहाँ पर वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, इसको सुपरसीड करेगा जो आपने जो एनुमरेशन फॉर्म में भरा है। तो एक बार आप जाइए बीएलओ से मुलाकात कीजिए और पूछिए कि वो अपडेट हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ
तो ऑनलाइन आप जाइए, ऑनलाइन आप एनुमरेशन फॉर्म फिलअप कीजिए। तो आप जो एनुमरेशन फॉर्म में फिलअप किए वो ऑनलाइन फॉर्म से सुपरसीड हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ, यानी आपको मौका है अभी बीएलओ से पहले जानकारी लीजिए, आपका अपडेट हुआ नहीं हुआ तो तुरंत आप जाइए ऑनलाइन इसको फिलअप कर लीजिए। बिल्कुल, उसके फिलअप करने, उसके भरने से पहले वो सारी डिटेल उस ऐप में भरे, उससे पहले आप भर दीजिए, वो उसको वहां दिखाई देगा और वो उसको छुएगा भी नहीं जी। बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी वो भरा हुआ है, ऑनलाइन आपने कर दिया है जी। ठीक है, उम्मीद कि आपको सवाल का जवाब मिल गया। कंफ्यूजन अगर किसी वोटर को ईआरओ की तरफ से अगर हम बात करें नोटिस मिलता है, नोटिस को लेकर एक खौफ है लोगों में, एक डर है। देखिए ये टर्म जो नोटिस है ओके, इसको लेकर कुछ घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मतलब एक्चुअली ये नोटिस में क्या लिखा होता है, सिंपल कि 2002 का जो डेट नोटिस की वो किसको मिलेगी, जिसका भी नाम में डिस्क्रिपेंसी हो उन्हें मिलेगी, डिस्क्रिपेंसी या कुछ स्लाइट चेंजेस है उनको मिलेगी, या 2002 की लिस्ट में उनका नाम नहीं है और उनके पेरेंट्स का भी नाम नहीं है, ग्रैंड पेरेंट का भी नाम है, उनको नोटिस मिलेगी। वो नोटिस में सिंपल ये कहा जाएगा कि आप ये टाइम, ये प्लेस और ये लोकेशन पर आप आपके जो 1 से जो 11 डॉक्यूमेंट है वो लाकर आप सबमिट करें। ओके, वो एक बार अगर आप सबमिट कर देंगे तो आपका फाइनल लिस्ट में नाम ऐड किया जाएगा। तो अभी भी टाइम है। अगर जो देखिए 1 से 11 डॉक्यूमेंट अगर आपके पास अगर नहीं भी है तो आप ये कोशिश कीजिए कि अगस्त के महीने से पहले कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास हो। और मैं ये फील्ड पे रहकर ये देख रहा हूँ कि कई लोग 1 से ज्यादा डॉक्यूमेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि ऑलरेडी उनके पास पासपोर्ट है। हाँ। पासपोर्ट रहने के बाद भी कई लोग कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। कई लोग इसकी जरूरत नहीं है, कई लोग बर्थ सर्टिफिकेट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी है कि आप 10 डॉक्यूमेंट कोई पूछ रहे नहीं है। 12 में से कोई एक डॉक्यूमेंट पासपोर्ट है जी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, आपके पास है, एनफ काफी है। वो आपके पास 10th की मार्कशीट है, उसमें पेरेंट्स का नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, काफी है। बिल्कुल एक्स्ट्रा नहीं, मेरे पास ये भी है, मैं ये भी नहीं, जरूरत ही नहीं है आपको। कोई एक डॉक्यूमेंट जिसमें सारी क्लियरिटी हो उसको आप रख लीजिए। एक और आखिरी कॉलर है, उनको शामिल करते हैं जी मोहित साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम। सलाम जी। जी मेरा नाम शोएब है जी, मुजराबाद से बात कर रहा हूँ जी। बताएं, सवाल बताएं। हाँ, मेरी अभी 18 ईयर्स एज हो गई। हाँ, मेरे वालदा और वालिद का किसी का भी 2002 की लिस्ट में नाम नहीं है। ठीक है। हाँ, लेकिन मेरे दादा का नाम है। अच्छा। लेकिन उनका मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, उनका इंतकाल हो गया। अच्छा। 2005 में इंतकाल हो गया। ना उनका मेरे पास डेथ सर्टिफिकेट है, ना आधार कार्ड है, ना कुछ भी वोटर आईडी कार्ड है, कुछ भी नहीं है मेरे दादा का। तो मैं ऐसी सूरत में क्या करना, पैसा फॉर्म भरना, क्या करना, क्या प्रूफ लगाना? आपकी वोटर आईडी है? अभी बना लिया मैं, 18 ईयर्स अभी हुए, अभी बना लिया मैं। आ गया आपके पास कार्ड? 2 महीने पहले बना लिया मैं। ठीक है, नहीं कार्ड आ गया ना आपके पास, वोटर आईडी है आपके पास? कार्ड आ गया, फॉर्म भी आ गया। देखिए यहाँ पर सुनिए, ओके, मैं क्वेश्चन ऐसा समझाऊं कि आपके वालिद वालदा का नाम 2002 की लिस्ट में नहीं है, आपके सिर्फ दादा का नाम है, तो बिल्कुल आपके दादा के नाम से मैपिंग आप कर सकते हो। और दादा का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रहना बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना है जिसमें आपका दादा का नाम हो। फॉर एग्जाम्पल, आपके वालिद के पास आपके वालिद साहब के आधार कार्ड पे या आपके वालिद साहब के वोटर आईडी कार्ड पे या वालिद साहब के पासपोर्ट अगर है तो आपके दादा का नाम मेंशन होगा। इससे आप ये प्रूव कर पाओगे कि वो आपके दादा हैं। तो दादा का कोई डॉक्यूमेंट आपके पास रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। या दादा के डॉक्यूमेंट के नहीं, आपके वालिद के आपके वालिद के डॉक्यूमेंट की जरूरत है जिसमें उनके वालिद का नाम होता है, तो वो दादा होते हैं, तो वो ऐसा एविडेंस आप दे सकते हो। अब इनके पास पासपोर्ट नहीं है, वालिद का कोई दूसरा डॉक्यूमेंट, सिर्फ आधार अगर है तो आधार नहीं, वो आधार एक, अगर वालिद के पास खाली एक आधार है तो वो एक एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि वालिद के साथ और एक डॉक्यूमेंट भी ऐसा होना चाहिए जिसमें दादा का नाम हो, वो उनके वालिद का नाम हो। वैसा आप डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आप बिल्कुल बीएलओ को दे सकते हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मोहित साहब, इस पूरे मामले पर एक बार फिर आप मुंसिफ टीवी में हमारे नाजरीन की रहनुमाई कर रहे हैं। जज़ाकल्लाह खैर साहब। जी, उम्मीद के नाजरीन आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अभी एक जो अच्छा मौका है वो ऑनलाइन एनुमरेशन फॉर्म दाखिल करने का, लेकिन उसके लिए एक मसला ये है कि आप जो इंस्टेंट एक जो नंबर आपका अपडेट होना है ना, मोबाइल नंबर, वो जाकर पहले आप अपडेट कर लें। उसका तरीक़ा इसमें तफसील से मोहित साहब ने बताया है। हमारे मुंसिफ टीवी के यूट्यूब, फेसबुक पर इसको दोबारा इस वीडियो को आप देखें। कई सवाल हो सकते हैं, आपके भी हों, उन सवालों के ज़रिए आपको भी जवाब मिल जाएगा। तो आज की इस खास पेशकश में फ़िलहाल इतना ही, इजाज़त दें, आदाब।